अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की एक फेमस अप्रोच स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ पे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की कुछ अप्रोचेज़ हैं 5, तो इनको हम तरतीब के साथ स्टडी करेंगे। आज हम पहली अप्रोच देखने जा रहे हैं, पहली थ्योरी देखने जा रहे हैं, फ्राइड्स साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी या अप्रोच का इंट्रोडक्टरी हिस्सा देखते हैं। Sigmund Freud is the founder of psychoanalytic theory. Freud's theory is based on his childhood experiences, dreams, and sexual conflicts. According to Freud, unconscious drives influenced by sex and aggression, along with childhood sexuality, are the forces that influence our personality. He said that the most of the main causes of mental disorders are hidden in unconscious. सिगमंड फ्राइड एक नया फ़लसफ़ा लेकर आए थे, अनकॉन्शियस का और कॉन्शियस और सब कॉन्शियस, ये तीन उन्होंने मेजर चीज़ें बताई थी। और इनको एड ईगो और सुपर ईगो के साथ मैच करके और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और सेक्सुअल कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं इंसान की बॉडी में, जिनको हाईलाइट करते हुए इसने अपनी थ्योरी को वाज़ेह किया था। और ये इन्हीं पर ही जोर दिया था इन्होंने, ड्रीम्स और सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट पर। तो इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था और ये अभी तक फेमस भी है और बहुत ज़्यादा इसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में इस्तेमाल भी किया जाता है। इस अप्रोच को बहुत सारे क्लाइंट इस तरह के प्रॉब्लम्स में मुब्तला होते हैं। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा है, आइसबर्ग, ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। इसमें जो कॉन्शियस आपकी हालत है, ये जो एक आइसबर्ग थोड़ा सा हमें समंदर के ऊपर जो जो इस तरह के होते हैं, जहाँ पे बर्फ़ानी इलाका जात होते हैं, जहाँ पे जमे हुए समंदर होते हैं। जिस तरफ आप साइबेरिया है, साइबेरियन रीजन है, तो साइबेरिया में इस तरह के तोदे नज़र आते हैं बर्फ़ के, लेकिन वो समंदर होता है नीचे, वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत नीचे होता है। और इस उसको वो ऊपर से थोड़ा सा नज़र आ रहा होता है, आइसबर्ग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉन्शियस है, कि आइसबर्ग की तरह थोड़ा सा नज़र आता है, और एक थोड़ी सी नीचे जो सतह है उसको प्री कॉन्शियस कहते हैं, और नीचे बहुत बड़ा होता है वो आइसबर्ग, उसे अनकॉन्शियस कहते हैं। अब जो आपकी फ्राइड की ये थ्योरी है, ये इसी से कुछ लिंक करती है। इसको देखते हैं। फ्राइड्स पर्सनैलिटी थ्योरी 1923 saw the psyche structured into three parts: the id, ego, and superego, all developing at different stages in our lives. These are systems, not parts of the brain in an any वे फिजिकल। यानी ये सिस्टम्स हैं, ये पार्ट्स ब्रेन के कुछ पार्ट्स नहीं हैं, बल्कि उनकी जो माइंड की फंक्शनिंग है उनमें से कुछ सिस्टम्स हैं। फ्राइड explained the human mind as like an iceberg, with only a small amount of it being visible, that is our observable behavior. Little amount subconscious, that is visible and invisible, but the unconscious submerged mind that has the most underlying influence on our behavior. अब इसने वाज़िया किया था कि एक हमारा माइंड है, अनकॉन्शियस में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी ज़िंदगी को, हमारी पर्सनैलिटी को। तो इस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था फ्राइड ने। यहाँ पे एक और पिक्चर आपको नज़र आ सकती है, माइंड एज लाइक एन आइसबर्ग। तो 5% आपको कॉन्शियस है, और सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस अगर देखें तो वो 95% है। इसमें मेमोरीज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, एक्वायर्ड स्किल्स हैं, ट्रेनिंग हैं, बिलीव्स, सेंसरी इनपुट, हैबिट्स, वैल्यूज़, इमोशन, एट्सेट्रा। ये तीन चीज़ें उन्होंने, तीन नई टर्मिनोलॉजीज़ अपनी पर्सनैलिटी में लेकर आए थे। इससे पहले मुस्लिम फ़िलासफ़ी में भी इनको नफ्स अमारा, नफ्स लवामा वगैरह के नाम से मंसूब करके दिया गया था, लेकिन वहाँ भी उतनी ज़्यादा वजाहत नहीं हुई थी जितनी इसमें हुई, और यही ज़्यादा फेमस है। ये ट्रांसलेटेड मटेरियल है, वैसे तो उसने अपनी लैंग्वेज में इसको लिखा था, ये इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है। तो इसको एड कहते हैं, दूसरा ईगो है, और तीसरा सुपर ईगो। अब तीनों का कंपैरिजन यहाँ पे किया गया बहुत अच्छे से, और समझते हैं। इड क्या है? ये बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी है। क्या है? बायोलॉजिकल। और ईगो क्या है? ये रैशनल कंपोनेंट है। और सुपर ईगो ये मॉरल कंपोनेंट है। यानी इड और सुपर ईगो ये दोनों किस पे एक्सट्रीमिस्ट हैं। एक्सट्रीम, एक ज़्यादा मॉरल पे काम करता है और इड बायोलॉजिकल पे काम करता है। अच्छा, इड का आगाज़ कब होता है? ये बर्थ से शुरू हो जाती है इड। ये जो इड है, ये बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तो तभी इसका आगाज़ हो जाता है। ईगो कब डेवलप होती है? ये 3 ईयर से डेवलप होती है, और सुपर ईगो 5 ईयर से।
इड किस पे काम करता है? ये प्लेयर प्रिंसिपल है, ये प्लेयर इंसान को खुशी दिलाता है, बस नुकसान जो भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस खुशी आनी चाहिए। ईगो, ईगो क्या है? ये एक रेफरी या पुलिस मैन का काम करता है, यानी मॉरल यानी सुपर ईगो और इड इन दोनों के दरमियान कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करता है। यानी इंसान की जो मॉरल प्रिंसिपल है और साथ साथ प्लेयर प्रिंसिपल दोनों पे काम करता है और दोनों को लिंक करने की कोशिश करता है, मैच करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से मैं आपको बात समझाता हूँ। मसलन आप आपको पेपर नहीं आता, आपको पेपर नहीं आता, आप पेपर दे रहे हैं, और अब जो एड है ये प्लेयर प्रिंसिपल है ना, तो ये कहेगा कि आप ना पेपर दे के भाग जाएं, यानी पेपर दे रहे हैं क्योंकि आता ही नहीं, आप फजूल बैठे हैं। और जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो पता क्या कहेगा? क्योंकि मॉरल है, मॉरली आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा खाली पेपर दे के चले जाना, तो ये कहेगा नहीं नहीं तुम इस तरह करो, कुछ पेपर लिखो, यानी तुम पेपर लिख कर जाओ, मॉरल ये कहेगा। जबकि जो इड है वो ये कहेगा कि तुम पेपर छोड़ो और भाग जाओ। जबकि जो ईगो है ये दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, दोनों को कनेक्ट ये करने की कोशिश इस तरह करेगा, यानी तुम हाफ टाइम मुकम्मल करो और कुछ इतना लिखो तुम पास हो जाओ, यानी तुम्हारी जो प्लेयर है भागने वाली वो भी पूरी हो जाए, और तुम्हारा जो मॉरली एक रूल बनता है या हक बनता है पेपर कुछ लिखना वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये एक रेफरी या पुलिस मैन का काम करता है जो कि मसाइल हल करने की कोशिश करता है। ठीक है। और जो इड है ये मुकम्मल का मुकम्मल अनकॉन्शियस में होता है। इड किस में होता है? मुकम्मल तौर पर अनकॉन्शियस में। और जो ईगो है ये कॉन्शियस हालत में होता है, और सुपर ईगो सब कॉन्शियस में। और इड भी एक्सट्रीमिस्ट है, और जो ईगो है ये रोल ऑफ पुलिस मैन या रेफरी का किरदार अदा करता है। और जो सुपर ईगो ये भी एक्सट्रीमिस्ट है। और जो इड है ये क्या है? इंस्टिंक्ट्स, स्टोर हाउस ऑफ इंस्टिंक्ट्स और लिबिडो। लिबिडो भी फ्राइड एक नई अलग सी टर्मिनोलॉजीज लेकर आए हैं। इसका मतलब है जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, पावर्स हैं जो आपके जिस हिस्से में पड़ी हैं, ये एक ख़ास किस्म की एनर्जी है। और इंस्टिंक्ट्स उन्होंने बताई हैं, ये आगे देखते हैं। ये दो दो किस्म की होती हैं। अब जो ईगो है mediates among the demands of the id, the pressure of the reality and the dictates of the superego, behaviors for which the child is praised, ये सुपर ईगो में आता है। लिबिडो इज द एनर्जी ऑफ लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स। लिबिडो क्या है? ये लाइफ, ये जो आपकी एक खास किस्म की एनर्जी है जो लाइफ और डेथ से मुतल्लिक होती है। यहाँ पे टू टाइप्स के इंस्टिंक्ट्स हैं। लिबिडो इज द एनर्जी ऑफ लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स। Instincts are mental representations of stimuli that originate within the body. Life instincts serve the purpose of survival and are manifested in a form of psychic energy called libido. Death instincts are unconscious drive toward decay, destruction and aggression. Anxiety फ्राइड कहता है कि जब आपकी ईगो को थ्रेट होता है उस वक्त एंजाइटी क्रिएट होती है। रियलिटी एंजाइटी इज अ फियर ऑफ डेंजरस इन द रियल वर्ल्ड। Neurotic anxiety is a conflict between instinctual gratification and reality. Moral anxiety is a conflict between the id and the superego. ये उन्होंने कैटेगरीज बताई थी एंजाइटी की, और बेसिकली ये आपकी जो ईगो है उसको जब भी थ्रेट होता है तो एंजाइटी क्रिएट होती है। फिर अपने उसने ये मैकेनिज्म बताए थे 12 मैकेनिज्म फ्राइड ने कि कैसे एंजाइटी को कंट्रोल करते हैं लोग। अब यहाँ पे यानी मैकेनिज्म ये हैं कुछ, अब तो इनकी तादाद बढ़ भी चुकी है, लेकिन मैकेनिज्म इसमें ये होता है कि ईड जो है ना वो खुद पे ब्लेम ही नहीं आने देता। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे टूल्स हैं। कंपेंसेशन, पहला क्या है? कंपेंसेशन, स्ट्रेंथन वन टू हाइड अनदर। डिनायल, इनकार कर देना, यानी इनकार कर देना। रिफ्यूज टू फेस अ नेगेटिव बिहेवियर। डिस्प्लेसमेंट, टेक इट आउट ऑन समवन एल्स। Identification, attached to something positive. Introjection, confirm feelings for approval. Projection, see your faults, foibles in others. Rationalization, excuse and justify mistakes. Reaction formation, pretend you are different. Regression, act much younger to feel better. Repression, putting things into darkness. Ritual and undoing, override negative with habit. Sublimation, divert negative into acceptable. ये मैकेनिज्म है एंजाइटी को दूर करने के लिए जो 12 बताए थे, ये इस्तेमाल होते हैं वसी पैमाने में एंजाइटी में। यहाँ पे फ्राइड की जो डेवलपमेंट की स्टेज है या जो थ्योरी है ये देखते हैं। उसकी वो 5 कैटेगरीज बनाते हैं। ये जो इंसान जब पैदा होता है और पैदा होने से लेकर उसकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, चाहे माइंड की डेवलपमेंट हो या ब्रेन की या फिजिकली, उसके 5 कैटेगरीज बनाता है। सबसे पहली स्टेज है ऑन एन ऑरल स्टेज। कौन सी? ऑरल स्टेज। ये जन्म से लेकर 12 मंथ तक जो बच्चा होता है उसकी वो स्टेज होती है। इसमें जो कुछ भी बच्चे को नज़र आता है वो मुंह में डाल लेता है। इन्फेंट्स प्लेयर
सेंटर्स ऑन माउथ सकिंग, ये सकिंग करता है इस एज में। और 1 से 3 साल तक की जो स्टेज है इसको कहता है एनल स्टेज। क्या कहता है? एनल स्टेज। चाइल्ड्स प्लेयर फोकसेस ऑन एन एनस एंड फ्रॉम क्लिमिनेशन, टॉयलेट ट्रेनिंग, रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स। ये जो टॉयलेट ट्रेनिंग है और छोटी छोटी जो रिलेशनशिप्स होते हैं वालिदैन के वाले से, इनमें ये सीखता है बच्चा। फिर 3 to 6 ईयर्स में बच्चे की जो स्टेज है इसको कहता है फैलिक स्टेज। क्या कहता है? फैलिक स्टेज। इसमें बच्चा प्लेयर फोकस ऑन जेनिटल्स। इसमें 2 किस्म के कॉम्प्लेक्स जन्म लेते हैं, ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। जो लड़के होते हैं वो लड़कियों की तरफ यानी अपनी माँ की तरफ राग़िब होते हैं, और जो लड़के हैं वो अपनी लड़के माँ की तरफ और लड़कियां बाप की तरफ राग़िब होती हैं। उनको थोड़ी थोड़ी ना फीलिंग्स सी आती हैं, एक डिज़ायर सी आती हैं, यानी सेक्सुअल डिज़ायर सी आती हैं उनको देखकर, अपने बाप को देखकर। और ये बेसिकली ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इस बुनियाद पे हैं क्योंकि ये नॉवेल्स थे हिस्ट्री में, और ऐसा हुआ भी था कि जो लड़की थी उसको अपने बाप से मोहब्बत हो गई थी और उसका नाम इलेक्ट्रा था, और जो लड़का था उसको अपनी माँ से मोहब्बत हो गई थी। तो फिर उन्होंने, लड़के ने अपने बाप को मार दिया था और लड़की ने अपनी माँ को मार दिया था, क्योंकि उनको एक सेक्सुअल डिज़ायर आई और उन्होंने अपने बाप से ही, लड़की ने बाप से शादी कर ली और लड़के ने माँ से, तो उन्होंने एक दूसरे, वो जो उनके दूसरे पेरेंट्स थे उनको, उनका कत्ल कर दिया। इस बुनियाद पे ये कम्प्लेक्स आता है इस एज में। जब 3 से 6 साल का बच्चा होता है तो उसको अगर लड़की है तो बाप से मोहब्बत हो जाती है, सेक्सुअली डिज़ायर्स और उसकी एक इंस्टिक्ट्स आती हैं। ये उसने कम्प्लेक्स किया, इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ। फाइनली ये एक थेरी का हिस्सा तो हमने इसलिए स्टडी कर लिया कि इसमें 2 किस्म के कम्प्लेक्स जन्म लेते हैं फैलिक स्टेज में, ऑडिपस कम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा लड़कियों में होता है, ऑडिपस लड़कों में। 7 to 11 लेटेंसी स्टेज। कौन सी स्टेज है? लेटेंसी। चाइल्ड रिप्रेसेस सेक्सुअल इंटरेस्ट एंड डिवेल्प सोशल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इस एज में 7 से 11 साल की उम्र में जो बच्चे होते हैं वो जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं उनका खात्मा करते हैं, और इसमें वो सोशल चीज़ें सीखते हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल सीखते हैं। ठीक है। फिर आगे जो स्टेज है 11 से ऑनवर्ड, पबर्टी टू ऑनवर्ड, इसे जेनिटल स्टेज का नाम दिया गया। अ टाइम ऑफ सेक्सुअल री अवेकनिंग। अब इसमें जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं वो री अवेक होती हैं। क्या होती हैं? री अवेक होती हैं, और वो दोबारा से लड़कियां लड़कों की तरफ रिलेशन बनाने की कोशिश करती हैं, और लड़के जो हैं लड़कियों की तरफ रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हमारी शादी हो और हमारा मिलाप हो। ये उन्होंने डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस बताई हैं, और ज़्यादा फोकस उन्होंने चाइल्डहुड पे किया। जो बचपन में अच्छे सीख जाते हैं, सही से उनकी डेवलपमेंट हो जाती है, वो बचपन तक ज़ईफ़ होने तक ख़राब नहीं होते, और जो बचपन में ख़राब हो जाए वो बाद में उनको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। फ्राइड ने बचपन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। ये उन्होंने डिटेल में भी यहाँ पे चीज़ें हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हैं। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, मैं इनको अभी स्टडी नहीं करने जा रहा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये लेटेंट पीरियड है, जेनिटल स्टेज है। मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, दो उन्होंने फ्री एसोसिएशन और ड्रीम्स, यानी फ्री एसोसिएशन से मुराद ये है जो भी मेंटली एबनॉर्मल होते थे उनको एक ख़ास किस्म के माहौल में बिठा के जितनी भी उनकी थॉट्स थी, फीलिंग्स थी, उनका एक्सप्रेस कराया जाता था। वो बातें अपनी बताते थे, प्रॉब्लम शेयर करते थे या लिख देते थे। और ड्रीम्स एनालिसिस, उनके जो ड्रीम्स हैं यानी वो ख़ास किस्म के माहौल में उनके सुला के और उनकी ड्रीम एनालिसिस किए जाते थे, वो क्या क्या सोच रहे हैं। ये उनका रिसर्च मेथड जो था ये ज़्यादा एम्पिरिकल नहीं था, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। फ्राइड रिसर्च मेथड वाज द केस स्टडी which does not rely on objective observation. It is not controlled and systematic, nor is it amenable to duplication and verification. Fried data are not quantifiable. उनका जो डाटा था या मेथड था वो ज़्यादा साइंटिफिक नहीं था, इसलिए इस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। पर्सनैलिटी theorists criticize it. Personality theorists criticize Freud for placing too much emphasis on biological forces, sex, aggression, emotional distributions, and childhood events. They also criticize his deterministic image of human nature, his negative use of women, and the ambiguous definitions of some of his concepts. However, there is no denying Freud's phenomenal impact on Western culture and on later personality theorists who either elaborated upon or opposite his सिस्टम। तो ये आज की हमारी थेरी थी। इससे फिर नई नई लहर आई थेरीज़ की, न्यू फ्राइडियन आए जिन्होंने उससे इख्तलाफ करके अमेंडमेंट करते करते नई नई पर्सनैलिटी की थेरीज डेवलप की, डेवलपमेंट की थेरीज डेवलप की। वो आगे देखते हैं नेक्स्ट अप्रोचेज। फाइनली थैंक्स, होप इट विल बी ह्यूज हेल्प फॉर यू पीपल।